हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज है 15 मार्च। देखते हैं आज के न्यूज़ में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, रिसेंटली एरबिल इज इन न्यूज वेयर इट इज। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एरबिल जो है वो अभी न्यूज में बना हुआ है और ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इराक। अब देखते हैं ये क्यों न्यूज में आया। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रॉकेट फॉल हुए हैं, ठीक है, और ये आउटसाइड इराक से थे। उसके बाद अगर इराक की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये 6 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये कुवैत के बगल और ईरान के पास में देखिए छोटा सा जो बॉर्डर है वो सी के साथ, ये जो पर्शियन गल्फ है उसके साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। ये देखने में आपको झटके से लग सकता है कि ये लैंडलॉक कंट्री है, पर ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वो हो रहा है टर्की के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, सऊदी के साथ, कुवैत के साथ और ईरान के साथ, ठीक है। और अगर एरबिल की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये है आपका इराक का मैप। यहाँ पे आपको दिख रहा है एरबिल, ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में इराक के, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको नीचे क्या दिख रहा है, किरकुक दिख रहा है ना, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इराक का। और ये मोसुल, ये तीनों जो लोकेशन है ना, मोसुल, एरबिल और किरकुक, ये तीनों ही आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये ईरान में है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और भी वहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, उसके कैपिटल देख लेते हैं। अगर ईरान की कैपिटल की बात की जाए तो तेहरान हो जाएगा। सीरिया की कैपिटल की बात कर ली जाए तो इसका जो कैपिटल है दमस्कस हो जाएगा। अगर इजराइल की कैपिटल की बात कर ली जाए तो इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो जेरूसलम हो जाएगा। और इराक की कैपिटल की बात कर ली जाए तो ये बगदाद है, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल, कंट्री, ये सारे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है यहाँ पे कि इंडिया और नीदरलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशन को कितने साल पूरे हो गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोचिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 75। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन पे एक स्पेशल लोगो अनवील किया गया है, ठीक है। तो आइए इस लोगो के बारे में जान लेते हैं। ये जो लोगो है इसमें लोटस और ट्यूलिप फ्लावर के फीचर्स हैं। अगर लोटस की बात कर ली जाए तो ये इंडिया का नेशनल फ्लावर हो जाएगा और ट्यूलिप जो है वो नीदरलैंड का नेशनल फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। और इस लोगो के बीच में एक चक्र बना हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, दिखा देती हूँ आपको मैं। देखिए ये चक्र दिख रहा है ना, ये जो चक्र है ये फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीदरलैंड ने 3000 फ्रेश ट्यूलिप इंडिया को प्रेजेंट किया है, उसके प्लांट को। और वो कहाँ पे प्लांट किया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भवन गार्डन में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे नीदरलैंड का लोकेशन भी देख ही लेते हैं। नीदरलैंड का जो लोकेशन है वो आपको कहाँ दिख रहा है, यूरोप में है, यूरोप की कंट्री है नीदरलैंड। इसके बाद ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे, ये बेल्जियम, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये बेल्जियम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बड़ा सा कंट्री रेड कलर में दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। और ये ग्रीन वाला तो खुद ही नीदरलैंड है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे इसी की बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। तो अगर नीदरलैंड की कैपिटल की बात कर ली जाए तो इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा एम्स्टर्डम, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि ये किस कंट्री के कैपिटल है। तो अगर बर्लिन की बात कर ली जाए तो ये जर्मनी का कैपिटल हो जाएगा। कोपेनहेगन की बात कर ली जाए तो ये डेनमार्क का हो जाएगा। कीव यूक्रेन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो पूछ रहा है हु हैज एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, मतलब कि अभी हाल में किसने इंडियन एम्बेसडर का ऑफिस एज्यूम किया है चाइना में। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन बी वेनु राजामौनी, ऑप्शन सी देवाशीष पांडा, ऑप्शन डी माधवीपुरी भुज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत जी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हैं प्रदीप कुमार रावत जी। और उसके बाद ये जो और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं एक बार उसकी भी डिटेलिंग देख लेते हैं ना, क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट ही नाम है ना। आइए, अगर वेनु राजामौनी की बात की जाए तो ये नीदरलैंड में एम्बेसडर हैं हमारे, क्योंकि अभी नीदरलैंड न्यूज में रहा है इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में रखा है। अभी देखा हमने ना कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75 ईयर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। उसके बाद देवाशीष पांडा की बात कर ली जाए तो ये IRDAI के चेयरमैन हो जाएंगे। और IRDAI क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है। ठीक है, अगर माधवीपुरी भुज की बात कर ली जाए तो ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है सेबी की। ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, माधवीपुरी भुज। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच एयरलाइन हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज फ्यूल मेड फ्रॉम सनलाइट। आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश एयरवेज, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी स्विस इंटरनेशनल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पहली एयरलाइन है जो सनलाइट से बना हुआ फ्यूल यूज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्विस इंटरनेशनल। ये देखिए, स्विस एयरलाइन टू बी द फर्स्ट टू यूज फ्यूल मेड फ्रॉम सनलाइट। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ डिटेल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड इट पेरेंट लुफ्थांसा ग्रुप हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद सिंथेटिक फ्यूल ग्रुप Sinhelion to use its solar aviation fuel. This will make Swiss the first airline in the world to use sun to liquid fuel. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है कि जो केरोसिन ऑयल प्रोड्यूस करेगा वो कार्बन न्यूट्रल होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच वैक्सीन सेंटर डिसाइडेड टू ओपन फॉर 12 to 14 एज ब्रैकेट। मतलब कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तो जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन इम्यूनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। तो कौन सी वैक्सीन का यूज होगा ये 12 to 14 एज के बच्चों के लिए। ऑप्शन ए है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोविडशील्ड, ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी कोर्बेवैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोर्बेवैक्स वैक्सीन। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है ना गुड न्यूज फॉर इंडिया, गवर्नमेंट टू स्टार्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर 12 to 13 and 13 to 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 16 मार्च। ये 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और कोर्बेवैक्स जो वैक्सीन है वो मैन्युफैक्चर किया गया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद जो है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अभी थोड़ी दिन पहले जनवरी में 14 से जो 18 की एज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्टार्ट किया गया था। कौन सी वैक्सीन उन्हें लग रही थी, उन्हें कोवैक्सीन लग रही थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते, कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया, वो भारत बायोटेक ने बनाया इसको। और कोविडशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वेयर इज गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड। मतलब कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ है मतलब किस स्टेट में और किस यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है गुजरात में। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये न्यूज में क्यों रहा। तो ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ 283 एशियाटिक लायंस डाइड इन गुजरात इन लास्ट 2 ईयर। गिर नेशनल पार्क जो है वो अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायन पाया जाता है। और लास्ट 2 ईयर में 283 एशियाटिक लायन जो हैं वो डाई हो गए हैं। ठीक है,
और उसके बाद अभी जो यहाँ पे द गुजरात गवर्नमेंट टोल्ड द हाउस दैट देयर वर अ टोटल 674 लायंस इन एंड अराउंड द स्टेट गिर सेंचुरी। तो ये इसलिए है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉयंस की डेथ हुई है, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर तो नहीं ही है। ठीक है, आइए चलते हैं, थोड़ा सा गुजरात की डिटेलिंग कर लेते हैं ना। तो गुजरात की अगर डिटेलिंग करते तो गुजरात का जो कैपिटल हो जाएगा वो है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के अगर सीएम की बात की जाए तो यहाँ पे जो सीएम है वो भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। अगर गवर्नर की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत जी हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं गुजरात में? 182 सीटें हैं। और लोकसभा सीट कितनी है? 26 है। राज्यसभा सीट गुजरात की कितनी है? 11 है। यहाँ पे कुछ और नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि मरीन नेशनल पार्क आपने सुना होगा, वो है। उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी को वेलवदार नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 नाम है ब्लैक बक नेशनल पार्क के। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में नहीं बनाया है, ये न्यूज में था। आइए हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, और ये इनिशिएटिव जो है वो पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंदर स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्कीम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर होते हैं उनको ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है ना। तो इसमें हुआ क्या है, डोनेट अ पेंशन स्कीम इनिशिएटिव में किया क्या गया है, इसमें क्या है, सिटीजन कैन डोनेट द प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ सच एज डोमेस्टिक वर्कर, ड्राइवर, हेल्पर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि जो ऐसे लोग हैं जो सपोर्टिव स्टाफ हैं आपके, जो आपके अंडर काम करते हैं, चाहे आपके वर्कर हो गए, चाहे डोमेस्टिक वर्कर, चाहे ड्राइवर, चाहे हेल्पर, तो आप उनका जो प्रीमियम है ना उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, कोई भी सिटीजन कंट्रीब्यूट कर सकता है या डोनेट कर सकता है। और फ़ायदा क्या होगा इससे, तो बेनिफिशरी जो है, ठीक है, उसको मंथली पेंशन मिलेगा 3,000 रुपये, जब उसकी एज जो हो जाएगी वो 60 ईयर की हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो जो डोनेशन का अमाउंट होगा पर ईयर, मतलब एक साल में कितना डोनेट करना होगा, 600 से लेके 2400, वो बेनिफिशरी की एज पे डिपेंड करता है। उसके बाद कितने टाइम तक कंट्रीब्यूट करना होगा, कम से कम मिनिमम डोनेशन पीरियड फॉर 1 ईयर, मतलब कम से कम आपको 1 साल तक डोनेट करना होगा। तो ये न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट भी है, पूछ भी सकता है, इसलिए इसको याद रखिए, इसलिए मैंने इसका पूरा डिटेल ही कर दिया। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि एयर इंडिया के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा वी अनंता नागेश्वरम, ऑप्शन बी राजीव आहूजा जी, ऑप्शन सी अलका उपाध्याय, ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है एन चंद्रशेखरन। तो एयर इंडिया के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ये हैं एन चंद्रशेखरन जी, टाटा सन्स चीफ एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे और भी नामें दी हुई थी ना, इसके बारे में देख लेते हैं ये कौन कौन है। तो वी अनंता नागेश्वरम जी की बात कर ली जाए तो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो जाएंगे। उसके बाद राजीव आहूजा जी की बात कर ली जाए तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे आरबीएल बैंक के। और अलका उपाध्याय जी की बात कर ली जाए तो ये चेयरपर्सन हो जाएंगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विच एयरपोर्ट हैज गॉट द बेस्ट इन एसीआई एएसक्यू अवार्ड। मतलब कौन से एयरपोर्ट को बेस्ट इन एसीआई एएसक्यू अवार्ड मिला है। तो पहला ऑप्शन है ए मुंबई एयरपोर्ट, बी दिल्ली एयरपोर्ट, सी बेंगलुरु एयरपोर्ट, डी कुशीनगर एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली एयरपोर्ट ना। ये देखिए यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट इमर्जेस एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन एसीआई एएसक्यू अवार्ड। तो इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं ये जो नाम मैंने मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, तो इसके जो नाम है ये नहीं है। ठीक है, इसके नाम आप देख लीजिए क्या क्या है। अगर मुंबई एयरपोर्ट की बात कर लीजिए तो मुंबई एयरपोर्ट का जो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये।
दिल्ली एयरपोर्ट का जो नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात कर लीजिए तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, ठीक है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट की बात कर ली जाए तो यूपी का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद दो और अभी बने तो नहीं है पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। आपका पहला जो जेवार नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये दो जो एयरपोर्ट हैं, तो अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद टोटल यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आइए उसके बाद यहाँ पे डिटेलिंग कर लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हैज रिटेन द बेस्ट एयरपोर्ट पोजीशन अंडर द हाईएस्ट कैटेगरी फॉर 3 कंजेक्यूटिव ईयर। मतलब कि ये 3 सालों से लगातार बेस्ट एयरपोर्ट पोजीशन पे है, 2018, 2019 और 2020 इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वंस अगेन इमर्ज एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन इन एशिया पैसिफिक फॉर 2020। It was awarded in the category of over 40 million passenger per annum। चलिए, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।